हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 11 है। यहाँ पर हम लोग दक्षिण अमेरिका, भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैप पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिया गया है। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका जो है संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि पहले नंबर पर जो है एशिया महाद्वीप आता है। आकार के आधार पर पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप आता है, दूसरे नंबर पर जो है अफ्रीका महाद्वीप आता है, तीसरे नंबर पर जो है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, और चौथे नंबर पर जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है। देखिए, इस महाद्वीप से दो रेखाएं जा रही हैं। एक तो विषुवत रेखा यानी जो इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश, वो रेखा इसके ऊपर से जा रही है, और दूसरी रेखा जो है 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है, जिसको मकर रेखा कहा जाता है, वो रेखा इससे जा रही है। तो इस महाद्वीप का लगभग 2/3 भाग जो है विषुवत वृत्त के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला हुआ है, जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हैं। देखिए, इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में यहाँ पर कैरिबियन सागर है। यहाँ पर अब आप मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिखाया गया है। इस साइड में यहाँ पर ये जो है मध्य अमेरिका वाला पार्ट है, और ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका पार्ट दिखाया गया है। उत्तरी अमेरिका में से यहाँ मैक्सिको वाला जो देश है वो दिखाया गया है। इस साइड में छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जिन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। देखिए, लैटिन की बात करें तो लैटिन जो है प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। जैसे अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, वैसे ही अनेक यूरोपीय भाषाओं का विकास लैटिन से हुआ है। जैसे स्पेनिश है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, इतालवी भाषा है, इन सब की जननी जो है लैटिन ही है। तो लैटिन भाषा से ही स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन सब भाषाओं का विकास हुआ है, और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को लैटिन कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ है, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेन से बड़ी संख्या में लैटिन लोग यहाँ पर आकर बसे हैं। इस वजह से इस महाद्वीप को, इस पार्ट को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, तो आप बता देंगे लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की भूमि की। देखिए, दक्षिण अमेरिका की भूमि को 4 भौतिक भागों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया पश्चिमी तटीय पट्टी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रशांत महासागर के तट के साथ जो फैली हुई पट्टी है, ये वाली, इसको पश्चिम तटीय पट्टी कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ निम्न भूमि की एक सक्रिय पट्टी है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। और यह पट्टी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, और इसकी चौड़ाई में भिन्नता है। कहीं पर यह चौड़ी हो जाती है, तो कहीं पर यह अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, जैसे नीचे की तरफ भी सक्रिय हो गई है। इसके बाद आ जाता है पश्चिमी पर्वतमाला। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पश्चिम की तरफ पर्वतमाला है। ये आप लाल लाल रंग में देख पा रहे हैं, लाल रेखा जो आ रही है, लाल रेखा जो है एंडीज पर्वत है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में पर्वतों और पहाड़ियों ने एक दीवार सी बना रखी है। और ये पर्वत कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये पर्वत कैरिबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिणी छोर तक फैले हुए हैं, और इन पर्वतों को एंडीज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ से कैरिबियन से स्टार्ट हो रहे हैं और नीचे सुदूर दक्षिण तक ये फैले हुए हैं। अगर हम संसार में बात करें इनकी, तो हिमालय के बाद एंडीज श्रृंखला ही संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत है। अब देखिए, वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है। धरातल के नीचे जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से 2 विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, तो उसकी वजह से धरातल में वलय यानी मोड़ पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो एंडीज पर्वत का निर्माण इसी प्रकार हुआ है, इसलिए इसे वलित पर्वत कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि एंडीज जो पर्वतमाला है, इसकी 3 मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पूर्व की ओर फैली 2 पर्वत श्रेणियां बहुत ऊंची हैं, यानी यहाँ पर पूर्व की ओर इस साइड में जो 2 पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं काफी ऊंची हैं। और ये जो दोनों श्रेणियां हैं कुछ स्थानों पर एक दूसरे के निकट आ जाती हैं और फिर से ये अलग हो जाती हैं, और इनके मध्य में ऊंचे ऊंचे पठार हैं। तो इसी में यहाँ पे पड़ता है बीच में बोलीविया का पठार। देखिए, ये जो है बोलीविया कंट्री है, तो यहीं पर एक पठार है जिसका नाम है बोलीविया का पठार, जो है वो इसी प्रकार का पठार है। यानी यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में पठार वाला रीजन पड़ता है, जिसको बोलीविया का पठार कहा जाता है, क्योंकि ये बोलीविया देश में अवस्थित है। टिटिकाका लेक जो है, टिटिकाका जो झील है, दक्षिण अमेरिका की बड़ी झीलों में से एक है, और ये जो झील है, ये झील बोलीविया पठार पर ही स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, और ये जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। यानी ये जो है एकांकागुआ चिली, और ये इस साइड में चिली देश पड़ रहा है, और ये आपका अर्जेंटीना है। तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, यहाँ पर है ये।
चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित ओजोस डेल सलाडो पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 6908 मीटर, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए, एंडीज पर्वतमाला में बहुत सारे सक्रिय और सुप्त अवस्था वाले ज्वालामुखी हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है ओजोस डेल सलाडो पर्वत। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों में अभी भी माउंट कोटोपेक्सी ही है, लेकिन जो नवीनतम स्रोत हैं उसके अनुसार ओजोस डेल सलाडो पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, ये अपडेटेड नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये मैंने दृष्टि की क्विक बुक से आंकड़ा ये उठाया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं मध्यवर्ती मैदान की। तो मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो मध्यवर्ती मैदान जो है एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्चभूमि के बीच फैले हुए हैं। यानी ये एंडीज पर्वत इस साइड में ये आ रहा है और पूर्वी उच्चभूमि ये वाला है, तो इनके बीच में ये मध्यवर्ती मैदान वाला पार्ट पड़ता है। इन मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग जो है ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। यानी जो मध्यवर्ती मैदान वाला रीजन है, तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से ये पार्ट पूरा बना हुआ है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इनके सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं। तो कहीं भी अगर प्लाटा शब्द आए कि प्लाटा में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो बता देंगे कि 3 नदियां इसमें शामिल हैं, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। तो इन नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्लाटा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं। पराना, पराग्वे, उरुग्वे प्लाटा नदी तंत्र में शामिल नदियां हैं। अमेजन की बात की जाए तो अमेजन जो है संसार की सबसे बड़ी, यानी कि जल आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी है। हालांकि अगर लंबाई के आधार पर देखें तो लंबाई के आधार पर यह सेकंड नंबर पर आती है, पहले नंबर पर नील नदी आती है। और ये नदी जो है, इसका जलतंत्र जो है काफी बड़ा है। यह नदी संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहाकर ले जाती है। अमेजन जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। ब्राजील को पार करके ये अपना जो जल है अटलांटिक ओशियन में गिराती है। तो अमेजन नदी की टोटल लंबाई जो है लगभग 6280 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी उच्च भूमियों की, जो कि इस साइड में पड़ती हैं पूर्वी उच्च भूमियां। तो पूर्वी उच्च भूमि में गुयाना तथा पूर्वी तट के साथ साथ फैले ब्राजील के पठार आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ गुयाना है, ये गुयाना है, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं पूर्वी उच्च भूमि वाला रीजन है। तो इसमें गुयाना, पूर्वी तट के साथ साथ फैले ब्राजील के पठार इसमें शामिल है। गुयाना पठार में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, जो कि कैरोनी नदी, हालांकि कुछ स्रोतों में कैरो नदी से कहा गया है, तो ये जो है कैरोनी नदी की एक सहायक नदी है, चुरुन, उस पर अवस्थित है। और कैरोनी नदी जो है ओरिनोको नदी की एक सहायक नदी है। ये भी मैंने फैक्ट यहाँ बता दिया है कि कैरोनी जो नदी है वो ओरिनोको नदी की एक सहायक नदी है। एंजल जलप्रपात जो है वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए, ये रहा वेनेजुएला, तो ये वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में, इस साइड में ये स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी आप पढ़ चुके हैं कि इस महाद्वीप का लगभग 2/3 भाग जो है उष्णकटिबंध में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो जहाँ की जलवायु है सामान्यतः गर्म है, यानी दक्षिण अमेरिका का अधिकतर भाग उष्णकटिबंध में है, इसलिए महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। अमेजन नदी की जो द्रोणी है विषुवत तट के निकट स्थित है, इसी वजह से यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अमेजन नदी की पूरी द्रोणी है और यहीं से आपकी इक्वेटर लाइन भी जा रही है, यानी जो विषुवत रेखा है वो यहीं से होकर जा रही है। क्योंकि अमेजन नदी के ऊपर इक्वेटर लाइन जा रही है, इसी वजह से यहाँ की जलवायु काफी ज्यादा गर्म है, यानी यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है। यहाँ पर जलवायु जो है सारे साल उष्ण यानी गर्म और आर्द्र रहती है, यानी यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है और गर्मी भी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं और इन वनों को यहाँ पर स्थानीय नाम सेलवास के नाम से जाना जाता है। यानी जो अमेजन वर्षा वन है उनको स्थानीय नाम सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। अमेजन की बात करें तो अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध है, यानी अमेजन के उत्तर में इस साइड में और दक्षिण में इस साइड में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध है और ये घास भूमि के प्रदेश हैं। उत्तर में ओरिनोको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों को स्थानीय नाम लानोस के नाम से जाना जाता है। देखिए, वेनेजुएला के साइड में जो ओरिनोको नदी है, तो वहां पर ये घास के जो मैदान है इनको लानोस कहा जाता है। और वहीं दक्षिण में ब्राजील के जो मध्यवर्ती भाग है वहां पर इन्हें कैंपोस कहा जाता है, यानी खास करके इस अर्जेंटीना वाले साइड में, इस साइड में यहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कैंपोस कहते हैं। इस प्रदेश की बात करें, सवाना प्रदेश की बात करें, तो इस प्रदेश में साल के कुछ महीने सूखे रहते हैं और वर्षा जो है मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी गर्मी के सीजन में यहाँ पर वर्षा होती है। आगे यहाँ बताया गया है कि उत्तरी अर्जेंटीना
और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु कैसी रहती है, सूखी रहती है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये अर्जेंटीना वाला पार्ट है। तो यहाँ पर उत्तरी अर्जेंटीना ये वाला पार्ट, और पश्चिमी पराग्वे ये पराग्वे देश है। यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है, ये वाला जो रीजन है, ये पराग्वे देश का रीजन है। तो उत्तरी अर्जेंटीना और पराग्वे, ये वाला हिस्सा बता रहे हैं, ये हाईलाइट मैंने कर दिया है, ये वाला हिस्सा। आप लोग जब भी इसे पढ़ा करें तो ऑक्सफोर्ड एटलस अपने पास रखा करें। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर उतना जूम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के पास अगर ऑक्सफोर्ड एटलस होगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेशों में वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है, और यहाँ पर शीत ऋतु सूखी होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, और यह प्रदेश घने वनों और घास से ढका हुआ है। यानी ये जो प्रदेश है, किससे? घने वनों से और घास से ढका हुआ है। स्थानीय लोग प्रदेश को ग्रान चाको कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ग्रान चाको रीजन कौन सा है यहाँ पर? उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे वाला जो निम्न भूमि प्रदेश है, तो उसको ग्रान चाको कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा घास से ढका हुआ प्रदेश है। इसको ग्रान चाको भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी पेरू की और उत्तरी चिली की। देखिए ये जो देश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपने मैप पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देश जो फैला हुआ है, ये वाला, इसे पेरू देश कहते हैं। और ये नीचे की तरफ पतली सी पट्टी में आप देख पा रहे हैं, सकरी सी पट्टी में ये जो देश है, ये चिली देश है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दक्षिणी पेरू, ये दक्षिणी पेरू का मतलब हो गया ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। उत्तरी चिली का मतलब हो गया ये वाला रीजन, यानी ये वाला जो रीजन है इसकी बात हो रही है। तो दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के कुछ भागों में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, और इस प्रदेश को अटकामा मरुस्थल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अटकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है, और ये दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली का जो कुछ पार्ट है उसको मिलाकर अटकामा मरुस्थल बनता है। अटकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में मध्य चिली में, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात यह होती है कि यहाँ पर वर्षा जो है सर्दियों के सीजन में होती है। यानी इस प्रदेश में वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क और कांस्टेंट रहती है। यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां जो है मोटी और चमकीली होती हैं, और इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं ग्रीष्म ऋतु में सूखे को सहन कर सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये पत्तियां होती हैं। यहाँ के वृक्षों की बात करें तो ओक, अखरोट, चेस्टनट और अंजीर के पेड़ इस प्रदेश में सामान्य वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रसदार फलों की खेती भी की जाती है। अब बात हो रही है महाद्वीप के सुदूर दक्षिण की, यानी इस वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट की। तो महाद्वीप के सुदूर दक्षिण अर्थात दक्षिणी चिली में महासागरीय जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर दक्षिणी चिली वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर महासागरीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो वर्षा है ये साल भर होती है। यह प्रदेश जो है शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु शीतल है। इस प्रकार की जो जलवायु है सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय प्रदेश में पाई जाती है। यानी इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के जो पश्चिमी तटीय प्रदेश होते हैं वहां पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो इस प्रदेश में शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। चीड़ और बीच इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो यहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? शीतोष्ण मिश्रित वनों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, और चीड़ और बीच यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी ब्राजील की। देखिए ये आपका ब्राजील देश रहा, मैं यहाँ पर मैप में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ से लेकर आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा आपका ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील देश है। तो दक्षिणी ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के दक्षिण में, यानी दक्षिण ब्राजील हो गया ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो दक्षिण ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश है। यहाँ पर क्या है? शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश है। और अर्जेंटीना के मध्य भाग में इन घास भूमियों को क्या कहते हैं? इन घास भूमियों को पंपास कहते हैं। यानी अर्जेंटीना के मध्य में जो यहाँ पर शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं, इस साइड में यहाँ पर शीतोष्ण घास भूमियाँ जो पड़ती हैं इनको पंपास कहा जाता है। पंपास से दक्षिण एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पैटागोनिया का मरुस्थल स्थित है। यानी जो पंपास है, जो पंपास घास के मैदान यहाँ पे जो पड़ते हैं, तो पंपास से दक्षिण एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग, दक्षिण एंडीज पर्वतमाला क्या है? ये वाली जो पर्वतमाला आ रही है इसके पूर्वी भाग, यानी इस साइड में, यहाँ पर बात हो रही है इस साइड में, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पैटागोनिया का मरुस्थल फैला हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मरुस्थल की जलवायु कैसी होगी? इसकी जलवायु शुष्क होगी, क्योंकि यह पश्चिमी पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका एंडीज पर्वतमाला है। तो जो भी मानसून आता है इस साइड से आता है। इस साइड से मानसून आने की वजह से इस साइड में तो भरपूर वर्षा होती है, लेकिन इसके बिल्कुल पीछे वाला जो रीजन है सूखा रह जाता है, और ये सूखा रीजन वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पश्चिमी सह्याद्री जो पर्वतमाला है
उसके साइड में जो लातूर वगैरह आप देखते हैं, तो लातूर में सूखा वगैरह पड़ता है, इसलिए पड़ता है कि वो लातूर जो है वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है कि ये पैटागोनिया का मरुस्थल है, ये इसलिए मरुस्थल बना है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ के प्राकृतिक साधनों की बात करते हैं और उनके उपयोग की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्राकृतिक साधन मौजूद हैं। सबसे पहले वनों की बात करते हैं। तो देखिए, वन में यहाँ पर अमेजन द्रोणी के अधिकतर वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है इक्वेटर लाइन जा रही है, तो यहाँ पर जो वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश वाले वन हैं। और ये वन जो है महोगनी जैसी कठोर लकड़ी के महत्वपूर्ण भंडार हैं। कठोर लकड़ी वाले इन वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी भी मिलती है। देखिए, वालसा लकड़ी से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। ब्राजील में जो है ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोवा पाया जाता है, और कार्नोवा पेड़ से क्या है मोम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, पॉलिश बनाने में या फिर किसी चीज को रंगने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिनकोना के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो सिनकोना की छाल का उपयोग कुनैन औषधि बनाने में किया जाता है। कुनैन जो है मलेरिया की दवाई है। यहाँ पे चिकिल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। चिकिल के पेड़ों से क्या है, चिकिल के पेड़ों से जो रस निकलता है उससे च्युइंगम बनाया जाता है। अब देखिए, अमेजन नदी द्रोणी जो है रबड़ के पेड़ों का मूल स्थान है। यानी जो रबड़ के पेड़ आप देखते हैं दुनिया भर में, आज जो रबड़ के पेड़ रोपड़ बागानों के रूप में लगाए गए हैं, तो रबड़ के वृक्षों का वास्तव में मूल स्थान कौन है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहीं से निकलकर रबड़ का पेड़ दुनिया भर के विभिन्न महाद्वीपों में पहुंचा है। यहाँ पे बताया गया है कि अनेक कठिनाइयों के कारण यहाँ के वर्षा वनों का अधिक उपयोग नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ये काफी ज्यादा सघन है। इस वजह से यहाँ पर यातायात मार्गों का इस्तेमाल नहीं हो पाया, यातायात मार्ग यहाँ पे नहीं बनाए जा सके हैं, और इसी वजह से यहाँ के वनों का दोहन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि जब यातायात के मार्ग नहीं होंगे तो वहां से लकड़ी को काट कर निकालेंगे कैसे? यहाँ पर लकड़ी को निकालने का एक ही माध्यम है, अमेजन द्रोणी की जो नदियां हैं या सहायक नदियां हैं उन्हीं के जरिए यातायात संभव है। तो इस वजह से यहाँ के जो वन वगैरह हैं उनका बहुत ज्यादा दोहन नहीं हो पाया है। येरबा जो है, येरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। यानी पूर्वी उच्च भूमि ये वाला जो पार्ट है इसका मुख्य वृक्ष कौन सा है? येरबा। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है। जैसे हम लोग चाय की पत्ती को उबालकर चाय पीते हैं, उसी तरह येरबा पेड़ की पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान उबालकर लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे यहां बताया गया है उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्रों में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। यानी ये उत्तरी अर्जेंटीना वाला ये रीजन है और ये पराग्वे वाला रीजन है, पश्चिमी पराग्वे वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो विकसित होने वाली वनस्पतियां हैं इनको ग्रान चाको कहा जाता है। क्वेब्रेको ग्रान चाको वनों का प्रमुख पेड़ है। क्वेब्रेको जो कि नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेब्रेको कहाँ का पेड़ है? ग्रान चाको वनों का प्रमुख पेड़ है। और इसे जो है कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है, इसकी प्रकृति जो है अत्यधिक कठोर होती है, इसलिए इसको कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ भी कहा जाता है। क्वेब्रेको से टैनिक अम्ल निकाला जाता है और टैनिक अम्ल का उपयोग चमड़ा चमकाने में होता है या चमड़े को रंगने में होता है। वहीं एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। देखिए, एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढाल हैं, देखिए जैसा कि हम फिर से बता रहे हैं, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये इस साइड में ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर ऊपर नॉर्थ है और नीचे ये साउथ है, और ये आपका एंडीज पर्वत इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत के इस साइड वाली ढाल में, यानी इस साइड में, यहाँ की बात हो रही है इस साइड वाली। ठीक है, तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो वन पाए जाते हैं उनको मोंटाना कहते हैं। अब यहाँ के वन्य प्राणियों की बात करते हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंध में पड़ रहा है। तो दक्षिण अमेरिका विशेषतया अमेजन नदी की जो द्रोणी है इसमें विविध प्रकार के वन्य प्राणी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 1500 जातियों के रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। कैंडोर जो है, कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, वो भी यहाँ के वनों में पाया जाता है। इसके अलावा रिया जो है शुतुरमुर्ग जैसा न उड़ सकने वाला पक्षी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुतुरमुर्ग जो है कालाहारी मरुस्थल का पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता है, केवल जमीन पर चलता है। ठीक ऐसा ही एक पक्षी है एमू, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, और वो पक्षी भी उड़ नहीं सकता है, आकार में काफी बड़ा होता है। तो रिया जो पक्षी है ये शुतुरमुर्ग और एमू जैसा ही एक पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। इसके अलावा अमेजन के वनों का जो मकड़ा बंदर है अपनी कलाबाजी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उल्लू बंदरों को रातें बड़ी प्यारी लगती हैं। यानी उल्लू बंदर जो है रात्र काल में भ्रमण के लिए निकलते हैं। गिलहरी बंदर जो है अपनी विनम्रता के लिए विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, जिनमें सांप और अजगर सामान्य हैं। एनाकोंडा जो है यहाँ का विशाल अजगर है, जो लगभग 10 मीटर से अधिक लंबा होता है। इसके अलावा यहाँ पर एंट ईटर तथा आर्मिडेला जो हैं यहाँ के विचित्र जानवर हैं। देखिए, एंट ईटर और आर्मिडेला जो हैं ये बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। तो ये स्तनधारी जीव हैं। प्यूमा,
प्यूमा जो है, प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है और यह जो है चीते से भी अधिक बलवान होता है। इसके अलावा यहाँ पर जैगुआर, जैगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर जो है पेड़ों पर भी रहते हैं और बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले जो दूसरे जीव हैं इनका शिकार करते हैं। तो कई बार आपसे अगर पूछा जाए कि प्यूमा और जैगुआर ये कौन से महाद्वीप के प्राणी हैं, ये दोनों ही जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्राणी हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा नामक जीव पाया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हिमालय रीजन में याक पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा रहते हैं। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में इसी लामा पर बोझ ढोया जाता है। लामा जो है लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है और ऊंट की तरह यह भी कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अल्पाका जो है, अल्पाका लामा की एक छोटी किस्म है और यह भी एंडीज के ऊंचे पठारों पर रहता है। इसके अलावा इसकी एक और किस्म है, वो है ग्वानाको। तो ग्वानाको जो है एक प्रकार का जंगली लामा है और यह पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर लामा की दो किस्में हैं, एक अल्पाका है, दूसरी ग्वानाको है। अल्पाका जो है छोटी किस्म का लामा है, वही ग्वानाको जो है एक जंगली लामा है जो कि पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। अब यहाँ के जल संसाधनों की बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जल साधन विशाल हैं, लेकिन अभी तक इनका समुचित उपयोग करने के प्रयत्न जो हैं वो शुरू नहीं हुए हैं। यद्यपि यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं, लेकिन केवल ओरेनोको, अमेजन और पराना नदियाँ ही वास्तव में इतनी लंबी और गहरी हैं कि इनका उपयोग जल यातायात के लिए हो सकता है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, वेनेजुएला में कई बड़े बड़े जल विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। विशेष रूप से ब्राजील में कई जल विद्युत योजनाओं का विकास भी हुआ है। अब यहाँ के मत्स्य उद्योग की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर महासागर हैं। तो दक्षिण अमेरिका के चारों ओर विशेष रूप से पश्चिमी तट के सागरों में काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं। संसार के कुल मछली उत्पादन का जो 5वां भाग है वो दक्षिण अमेरिका से मिलता है। पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग बहुत ही विकसित है। देखिए ये रहा पेरू। तो पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित है और ये संसार के मत्स्य उद्योग में अग्रणी देशों में से एक है। देखिए यहाँ पे अग्रणी लिख गया है, अग्रणी होगा यहाँ पर। तो ये संसार के मत्स्य उद्योग में अग्रणी देशों में से एक है। अब है मिट्टी और फसलें। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती के योग्य है, क्योंकि अधिकांश भाग पर या तो सघन वन पाए जाते हैं या फिर पर्वत और पठार पाए जाते हैं। तो केवल 10% भाग ही यहाँ पर खेती के लिए योग्य है। अधिकतर खेती जो है, खेती योग्य जो भूमि है, अर्जेंटीना, उरुग्वे में पाई जाती है। यानी जो अर्जेंटीना वाला रीजन है ये वाला, और उरुग्वे वाला रीजन है, यहाँ पर खेती योग्य भूमि पाई जाती है। घास भूमियों के बहुत बड़े भाग पर खेती होती है। खेती योग्य भूमि का दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश जो है प्रशांत महासागरीय तट के साथ साथ मध्य चिली में है। यानी जो मध्य चिली वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर खेती का दूसरा प्रदेश भी है जो कि प्रशांत महासागरीय तट के साथ साथ फैला हुआ है। गेहूं और मक्का जो है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। गेहूं की खेती जो है शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में होती है। अर्जेंटीना और चिली जो है गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यानी ये अर्जेंटीना ये रहा और ये चिली रहा। तो अर्जेंटीना और चिली जो है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। सबसे ज़्यादा मक्का जो है ब्राजील और अर्जेंटीना में पैदा होती है। ये ब्राजील रीजन है। तो सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर? ब्राजील में और अर्जेंटीना में पैदा होती है। वास्तव में जो मक्का की फसल है, तो वास्तव में मक्का जो है मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की फसल है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि रबड़ भी दक्षिण अमेरिकी मूल की एक फसल है, इन रबड़ का पौधा भी दक्षिण अमेरिका मूल का है। वैसे ही मक्का का पौधा भी जो है दक्षिण अमेरिका मूल का ही है। कहवा, गन्ना, कोको और केला इस महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलें हैं। यहाँ कहवा और गन्ना के बड़े बड़े रोपड़ क्षेत्र हैं। ब्राजील जो है, ब्राजील संसार में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कहवा के उत्पादन के मामले में ब्राजील जो है पहले स्थान पर आता है। ब्राजील की अन्य प्रमुख नकदी फसलों में कपास शामिल है। पशुपालन की बात कर लेते हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान हैं जिन पर बहुत बड़ी संख्या में पशुओं, भेड़ों और बकरियों को मुख्यतः मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यानी यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है वो मुख्यतः मांस के लिए और ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के जो अर्धनम भाग हैं इनमें होता है। अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और ब्राजील के जो अर्धनम भाग हैं यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। इन घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्वों की कमी थी, इसलिए इनके स्थान पर यहाँ पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास लगाई गई। यानी यहाँ पर जो यहाँ के मूल जगह पर जो घास पहले उगती थी उसमें पोषक तत्वों की कमी थी, तो इसके स्थान पर यहाँ पर अल्फा अल्फा घास लगाई गई है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। अल्फा अल्फा वास्तव में एक फलीदार पौधा है। तो फलीदार पौधा होने की वजह से ये यहाँ की मिट्टी में भी उर्वरता लाता है और यहाँ के जो पशु इसे जो खाते हैं वो जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं, जल्दी वो फूल जाते हैं। भेड़ पालन की बात करें तो भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र
अर्जेंटीना और चिली में है। संसार में पशुओं और उनके मांस के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका अग्रणी है। मांस की डिब्बाबंदी और मांस का संसाधन अर्जेंटीना के प्रमुख उद्योग है। देखिए यहाँ पर मांस की डिब्बाबंदी और मांस के संसाधन करने के उद्योग जो है अर्जेंटीना के प्रमुख उद्योग हैं। अब खनिज संपदा की बात करते हैं तो वेनेजुएला और त्रिनिदाद तथा टोबैगो द्वीपों में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। मराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला में पड़ती है, तो मराकाइबो झील के जल के नीचे से बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला जाता है। त्रिनिदाद में तारकोल भी मिलता है। ब्राजील का लौह अयस्क भंडार जो है संसार के बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। चिली जो है, यानी चिली आप देख पा रहे हैं, चिली जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विकमाटा, यानी चिली में एक रीजन है चुक्विकमाटा करके, तो चुक्विकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है और यही कारण है कि चिली को तांबे की राजधानी यानी कॉपर कैपिटल कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि तांबे की राजधानी किस देश को कहा जाता है, तांबे की राजधानी चिली को कहा जाता है। और कई बार इस स्थान का नाम पूछा जाता है कि चुक्विकमाटा किसके लिए फेमस है। चुक्विकमाटा जो है तांबे के लिए अर्थात कॉपर के उत्पादन के लिए फेमस है। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया का पठारी क्षेत्र टिन के भंडार से संपन्न होने के कारण बोलीविया जो है टिन उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। ठीक है, ये रहा बोलीविया। तो बोलीविया जो है टिन उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, पेरू के दक्षिणी भाग में, और चिली के उत्तरी भाग में जो मरुस्थल पड़ता है उसको अटकामा या अटाकामा मरुस्थल कहा जाता है। नाइट्रेट का प्रयोग जो है खाद और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। देखिए गुआनो द्वीप क्या है, गुआनो पक्षी का नाम है। तो बिना वर्षा वाले जो मरुस्थलीय द्वीप हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में गुआनो पक्षी रहते हैं और गुआनो पक्षियों का जीवन पूर्णतः मछलियों पर निर्भर रहता है। ऐसा विश्वास है कि ये पक्षी जो है आसपास के जो सागर हैं उनसे हर साल लगभग लाखों टन मछलियां खाते हैं और उनको अपने मल के रूप में निष्कासित कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर खाद्य द्वीप के रूप में इसको जाना जाता है। ये पेरू के तट के पास यहाँ पर ये पक्षी रहते हैं तो उसको गुआनो द्वीप कहा जाता है और ऐसा माना जाता है यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरू की जो गवर्नमेंट है यहाँ की मिट्टी का प्रयोग खाद के रूप में कर रही है और अन्य देशों को बेच भी रही है। दक्षिण अमेरिका में बॉक्साइट, मैग्नीज, चांदी तथा एंटीमनी के भी काफ़ी बड़े भंडार हैं। मैग्नीज के उत्पादन में ब्राजील और बॉक्साइट के उत्पादन में गुयाना तथा सूरीनाम प्रमुख देश हैं। देखिए ये रहा गुयाना और इस साइड में रहा सूरीनाम। ये रहा आप देख पा रहे हैं, ये सूरीनाम है। तो ये जो है ये किसके लिए, बॉक्साइट के उत्पादन में गुयाना और सूरीनाम प्रमुख देश हैं। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः 3 प्रजातियों के लोग रहते हैं। ये हैं अमेरिकन इंडियन, अश्वेत और यूरोपी। इनके अलावा यहाँ मिश्रित प्रजातियों के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। मिश्रित प्रजातियों की बात करें तो इनमें इंडियन और यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से मेस्टीजो, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से मुलाटो और अश्वेत तथा इंडियन के मिश्रण से जंबो प्रजातियां बनी हैं। देखिए प्रजाति का जो वर्गीकरण है कई बार ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये प्रजाति वर्गीकरण कई बार पूछा जाता है। यानी इंडियन यूरोपीय मेल के मिश्रण से बने व्यक्ति जो हैं उनको मेस्टीजो कहा जाता है। अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों से मिश्रण से जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उनको मुलाटो कहा जाता है। अश्वेत और इंडियन के मिश्रण से जो प्रजातियां पैदा हुई हैं उनको जंबो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक खास बात यह है कि विभिन्न प्रजातियों के जो लोग हैं इनके बीच में कोई विशेष भेदभाव नहीं होता है। इन मिश्रित प्रजातियों में मेस्टीजो की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। मेस्टीजो का मतलब क्या है, इंडियन और यूरोपीय मिश्रण वाली जो प्रजातियां हैं मेस्टीजो, तो उनकी संख्या इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो देखिए जनसंख्या के लिए मैंने अभी तक नवीनतम जो आंकड़ा है वो यहाँ पर उठाया है, तो समय समय पर आप इसको अपडेट कर लेना। तो दक्षिण अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 43 करोड़ 42 लाख है। जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है सघन वनों वाला क्षेत्र है। तो कहीं कहीं पर तो दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पर जनसंख्या का वितरण काफ़ी ज़्यादा सघन भी है। तो अमेजन नदी के विस्तृत मैदानों, लानोस, ग्रान चाको और गुयाना के पठारी भागों, अटाकामा तथा पैटागोनिया के मरुस्थलों में आबादी बहुत ही कम है। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र जो हैं ये तटों के पास हैं। इस महाद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव में रहते हैं और ये लोग खेती करते हैं। यातायात के साधनों की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में विस्तृत विस्वती वन, एंडीज की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां और पूर्वी उच्च भूमि रेल मार्गों और सड़कों के विकास में बाधक रहे हैं। यहाँ पर जो नदियां हैं, खास करके अमेजन नदी द्रोणी जो है, यही यातायात के मुख्य साधन हैं।
अगर आपको अमेजन के वर्षा वनों में जाना है तो यहाँ पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग नहीं है, आपको अमेजन नदी का सहारा लेना पड़ेगा। अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों का यातायात के साधन के रूप में सहारा लेना पड़ेगा। तो अमेजन और प्लाटा नदियाँ यातायात के सस्ते साधन प्रदान करती हैं और इन नदियों में बहुत दूर तक नावें चलाई जाती हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील के मैदानों में रेल मार्गों और सड़कों का विकास हुआ है। संसार में बहुत ऊंचाई पर बने कुछ रेल मार्ग चिली में अवस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।